नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो ऑपरेशन अजय के तहत जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके उपरांत हमास और इजराइल के बीच युद्ध संघर्ष शुरू हो गया है और वर्तमान में भी हमास और इजराइल के बीच युद्ध संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। और जो ऑपरेशन है विभिन्न देशों में चलाए गए हैं भारतीयों को वापस लाने के लिए, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा के तहत जब यूक्रेन और जो रूस है इसके बीच जब युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर जो ये ऑपरेशन दोस्त है, तो सीरिया और तुर्की में जब भूकंप आया था, तो सीरिया और तुर्की को सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और जो ऑपरेशन कावेरी है, तो सूडान में जब गृह युद्ध हुआ था, तो सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। जो ऑपरेशन विजय है, तो 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध जीता गया था। तो ये ऑपरेशन विजय है जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, तो 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत जो हैदराबाद रियासत है, इसका विलय भारत में किया गया 1948 ईस्वी में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फसाई ने दूध और उसके उत्पादों में किसके प्रयोग पर रोक लगाई है। तो जो प्रोटीन बाइंडर्स है, इसके उपयोग पर फसाई ने दूध और उसके उत्पादों में प्रयोग करने से रोक लगाई है। जो दूध और उसके उत्पाद हैं, जैसे दूध से दही बनाना, तो जैसे एक हमारे घर का दही होता है तो वो ज़्यादा लिक्विड होता है, और दूसरा दही जो हम लोग दुकान से ख़रीदते हैं, वो घर के बजाय जो दुकान वाला दही होता है ये ठोस होता है। तो जो इसको बनाते हैं दही, इसमें प्रोटीन बाइंडर्स का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ये ठोस होता है। तो जो प्रोटीन बाइंडर्स है, ये हमारी पाचन शक्ति को प्रभावित करता है, अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए फसाई ने दूध और उसके उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स का प्रयोग करने से रोक लगा दिया है। अब फसाई आया है, तो फसाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो फसाई का फुल फॉर्म है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो इसका अधिनियम है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका अधिनियम 2006 का है, यानी कि फसाई अधिनियम 2006 का है। और 2008 ईस्वी में फसाई की स्थापना की गई और फिर 2011 ईस्वी में फसाई लागू हो गया। अब अन्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। जो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जो केसीन प्रोटीन होता है, इसके कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध से दही बनाने में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दो परिवर्तन होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है, और बर्फ का पानी बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये दूध से दही बनाने में सहायता करता है, अर्थात जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये दही में पाया जाता है
और इसी जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। सबसे अधिक दूध साहीवाल गाय देती है, अर्थात भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय शाहीवाल है। और उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान है और अपना भारत देश पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। डेनमार्क को दूध का देश कहते हैं और जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में स्थित है मांडवी नदी पर, और दुग्धधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। जो 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज या देश में जो बालिकाएं हैं उनको सम्मान पूर्वक अवसर देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और बराबर अवसर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है बापू के जन्म दिवस पर, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और फिर ये 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है और अक्टूबर माह का जो प्रथम सप्ताह है उसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 9 अक्टूबर को विश्व डाक सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और जो 24 जनवरी है तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2023 है उसकी थीम है कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश और हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। रिपीट कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम है कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश और हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा। तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का जो आयोजन है ये मुंबई में होगा। मुंबई में होगा जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो जियो वर्ल्ड सेंटर में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसे हम लोग शॉर्ट में IOC कहेंगे, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है तो भारत ने अब तक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक है इसका 2 बार आयोजन किया है। सबसे पहले 1983 ईस्वी में आयोजन किया है। ये जो 1983 ईस्वी वाला आयोजन था ये 86 नंबर का था और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और दोबारा हमारा देश यानी कि भारत 2023 में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कर रहा है। तो 2023 वाला 141वीं नंबर की बैठक का आयोजन है और जो 141वीं नंबर की जो बैठक का आयोजन कर रहा है भारत, ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में कर रहा है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 2023 की 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आई है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है तो पहला ओलंपिक गेम्स 1896 ईस्वी में खेला गया था। कहाँ? जो है
एथेंस में खेला गया था 1896 ईस्वी में। ये ग्रीस की राजधानी एथेंस थी। और जो इसका मुख्यालय है तो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके अध्यक्ष ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं ये थॉमस बाक हैं, और थॉमस बाक जर्मनी के निवासी हैं। जो 32वां ओलंपिक 2020 में हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में, इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते और 7 पदक जीतकर पूरे विश्व में पदक तालिका में 48वां स्थान हासिल किया। इस 7 पदक में 1 गोल्ड जीता भारत ने, 2 सिल्वर जीता और 4 ब्रांज जीता। रिपीट कर लेते हैं, 32वां ओलंपिक 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। 7 पदक में से 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्रांज जीते। तो पदक तालिका में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर अमेरिका था, और दूसरे स्थान पर चीन था, और जापान तीसरे स्थान पर था। और अपना देश भारत जो ओलंपिक गेम्स था 2020 में, उसमें पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। जो 33वां ओलंपिक गेम्स 2024 में होगा, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं। पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। 34वां जो ओलंपिक गेम्स 2028 में आयोजन होगा, तो ये लॉस एंजिल्स में होगा। लॉस एंजिल्स अमेरिका का एक शहर है, और लॉस एंजिल्स को हॉलीवुड सिटी कहते हैं। 35वां ओलंपिक 2032 में आयोजन होगा, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 में होगा लॉस एंजिल्स में, इसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास के दर का अनुमान 6.3% लगाया है अक्टूबर 2023 में। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसे हम लोग शॉर्ट में IMF कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इसने 6.1% भारत की जो विकास दर है उसको बताया था। इसके बाद में अक्टूबर 2023 में ये जो IMF है, ये भारत की जो विकास दर है ये 6.3% बताया है, यानी कि पहले से +0.2% अधिक बता रहे हैं। रिपीट कर लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो वित्तीय वर्ष के शुरुआत में भारत की विकास दर का अनुमान 6.1% लगाया था, और अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की विकास का जो अनुमान है वो 6.3% लगाया है। यानी कि जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत से और अब में 0.2% की वृद्धि कर दी है अपने अनुमान में IMF ने। अब जो ये IMF है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो IMF की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ, और इसने 1945 ईस्वी में काम करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जहां अमेरिका की राजधानी है। और इसमें जो सदस्य देश हैं 190 हैं। 190वां जो सदस्य देश है वो अंडोरा है। जो अंडोरा है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। IMF की मुद्रा SDR है। SDR के मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। तो विशेष आहरण अधिकार जो SDR है इसमें 5 देश की मुद्रा शामिल है, जैसे डॉलर ये अमेरिका की मुद्रा है, दूसरा है यूरो ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, तीसरा है येन ये जापान की मुद्रा है, चौथा है पाउंड ये ब्रिटेन की मुद्रा है, और 5वां युआन है ये चीन की मुद्रा है। यानी कि जो SDR की मुद्रा है तो SDR में सबसे नवीनतम मुद्रा ये युआन है, जो जिसे रेनमिनबी या युआन कहते हैं, ये चीन की मुद्रा है।
अब आईएमएफ के बारे में हम जान चुके हैं, तो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को एक साथ जानेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई और दोनों ने 1945 ईस्वी में काम करना शुरू कर दिया। और जो दोनों का मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जहां अमेरिका की राजधानी है। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा का आयोजन होगा। इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। राजनाथ सिंह ने भाग लिया है पेरिस में भारत और फ्रांस के बीच जो 5वीं वार्षिक रक्षा का आयोजन है इसमें। अब फ्रांस आया है तो फ्रांस को हम सब मानचित्र में देख लेते हैं। ये मानचित्र है। जो फ्रांस है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसीलिए ये यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर अंटार्कटिका महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और जो पूर्व में है तो पूर्व में एशिया महाद्वीप है, इधर पूर्व में। तो ये फ्रांस है, ये फ्रांस देश है। और फ्रांस की जो राजधानी है ये पेरिस है। और जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। जो फ्रांस है तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये मैक्रोन हैं। और जो फ्रांस देश है और ये इंग्लैंड है। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य यहाँ पर इंग्लिश चैनल स्थित है। और जो इंग्लिश चैनल है ये अटलांटिक महासागर को और उत्तरी सागर को जोड़ता है और इंग्लैंड को और फ्रांस से अलग करता है। इसको इरेज कर लेते हैं। दोबारा समझेंगे। ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। इन दोनों के बीच यहाँ पर इंग्लिश चैनल स्थित है। जो इंग्लिश चैनल है तो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। अब ये जो है ये नॉर्वे देश है और ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। ये डेनमार्क है और ये आइसलैंड है। ये पांचों देश स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये पांचों देश स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ बाल्टिक सागर है। जो बाल्टिक सागर है तो बाल्टिक से सटे जो 3 देश हैं उन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। जैसे सबसे उत्तर में है एस्टोनिया, फिर इसके बाद है लातविया, फिर इसके बाद है लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। अब ये इटली है और इटली का ये सिसिली द्वीप है। ये इटली की राजधानी रोम है और इटली का ये सिसिली द्वीप है। और सिसिली द्वीप के उत्तर में यहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी स्थित है और विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो एटना ज्वालामुखी है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पर
जिब्राल्टर जल संधि है। जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर है पूरा, तो ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक सागर है, तो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ये जो जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। इसीलिए जो जिब्राल्टर जल संधि है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। रिपीट कर लेते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यहाँ पर काला सागर है और ये तुर्की देश है और ये रूस है। तुर्की और रूस ये दोनों देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, तुर्की और रूस ये दोनों देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। जो तुर्की है और तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की में वान झील स्थित है और वान झील विश्व की सबसे लवणतम झील है। और ये रूस है, रूस की राजधानी मास्को है। ये यूक्रेन है और अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध संघर्ष हो रहा था। और अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास हैं उसको समझ लेते हैं। तो शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। जो फ्रांस की राजधानी है ये पेरिस है और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं ये एलिजाबेथ बोर्न है। जो फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास है इसमें इसके नाम ही में छिपा है, जैसे FR से फ्रांस, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो जो फ्रांस और इंडिया का जो एक्सरसाइज है उसे फ्रिंजेक्स कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है। तो उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च हुआ है। जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है इसमें जो सरकारी में यानी कि सरकारी विभागों के जो विभिन्न पद हैं उनके रिक्त पद इसी पोर्टल पर मिलेंगे। इसीलिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि सरकारी विभागों में जितने भी पद होंगे वो रोजगार प्रयाग पोर्टल पर दिखेंगे। तो इसीलिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य में। अब उत्तराखंड राज्य आया है तो उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं। जो उत्तराखंड है तो इसकी जो राजधानी है वो देहरादून है। ये देहरादून जो है ये विंटर राजधानी है और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि जो समर राजधानी है वो गैरसैंण है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये पुष्कर धामी हैं और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं ये गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में जो लोकसभा है तो लोकसभा की 5 सीट है और उत्तराखंड में राज्यसभा की 4 सीट है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है और भारत में मोस्टली जितने भी ताल हैं सभी नैनीताल में स्थित हैं, जैसे बोखर ताल। और ये जो हाई कोर्ट है ये भी नैनीताल में स्थित है, जैसे खुरपा ताल भी नैनीताल में स्थित है। अब जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। तो उत्तराखंड राज्य के साथ जितने भी राज्य बने हैं सभी राज्य को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था। इसके बाद में 9 नवंबर
2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया। इस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और जब अलग हुआ तो इसका नाम उत्तरांचल था। फिर 2007 में उत्तराखंड नाम हो गया उत्तरांचल का, और जो उत्तराखंड है ये भारत का 27वां राज्य बना। इसके बाद में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार पुनर्गठन अधिनियम आया और बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। अब इस प्रकार ये तीनों नए राज्य का गठन हुआ। कौन कौन? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और 28वां राज्य झारखंड बना। जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ, और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। और भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को कौन बना? तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। ये उत्तराखंड के बारे में जितने भी तथ्य हैं, बिंदु हैं, जैसे फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ये रामगंगा नेशनल पार्क है। तो भारत का सबसे प्राचीन या पहला नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हेली नामक नेशनल पार्क था। फिर इसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब था इसके बाद में रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु थे वो रामगंगा नदी में जलपान या जल पीने आते थे। जो रामगंगा नदी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के किनारे से होकर गुजरती, इसलिए इस नेशनल पार्क में जितने भी जीव जंतु और वन्य पशु थे ये रामगंगा जो नदी है इसमें जल ग्रहण करने आते थे। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और जो रामगंगा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। आगे है राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उनको बुग्याल या प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा के काजू कार्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा ये जो काजू है कर्नेल जिसे कहते हैं ये लाया गया था, जिसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। अब पुर्तगाली आए हैं तो थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद में डच आए और डच के बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद में डेनिश आए, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आए और इसके बाद में स्वीडिश आए। यानी कि सबसे पहले भारत में आने वाले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर डच आए और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, चौथे नंबर पर डेनिश आए, पांचवें नंबर पर जो है फ्रांसीसी आए और छठे नंबर पर स्वीडिश आए। जो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला और अटलांटिक महासागर से होते हुए जो आशा अंतरीप है वहां से मुड़ा और फिर भारत के केरला में कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जिस समय पहुंचा उस समय वहां का राजा जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य रूप से स्वागत किया और फिर उसके बाद में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन केरला में लगाई। इसके बाद में 1505 ईस्वी में जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की भारत में। फिर
1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ये भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया और फिर 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा पर अधिकार कर लिया। तब से गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार है। इसीलिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं, क्योंकि इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीनकर। अब जो इस प्रकार जो पुर्तगाली हैं, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में यूरोपीय महाद्वीप से और सबसे बाद में गए। फिर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिया। इसके बाद में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमनदीप को भारत में शामिल किया गया। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके बाद में गोवा एक राज्य बन गया। अब अगले बिंदु पर बात कर लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के जो राज्यपाल हैं ये श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। गोवा में जो विधानसभा है उसकी 40 सीट है। गोवा का जो हाई कोर्ट है ये मुंबई हाई कोर्ट है और इसका जो खंडपीठ है वो पणजी में है और पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा में 2 जिले हैं, एक उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा ये 2 जिले हैं गोवा में। गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है और गोवा में मांडवी नदी है और मांडवी नदी पर जो दूध सागर जलप्रपात स्थित है और जो महावीर स्वामी नेशनल पार्क और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और मोलेम नेशनल पार्क ये सब गोवा में स्थित है। अब जो पुर्तगाली थे ये जब भारत आए तो अपने साथ क्या क्या लेके आए? जैसे तंबाकू लेके आए, आलू और गोथिक स्थापत्य कला और जहाज बनाने की कला और प्रिंटिंग प्रेस। रिपीट कर लेते हैं। पुर्तगाली जब भारत आए तो अपने साथ तंबाकू लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए, गोथिक स्थापित कला का विकास किया इन्होंने यहाँ पर रहकर और जहाज बनाने की कला सिखाई और अपने साथ आलू लाए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में मिनीचर ईस्टर्न घाट्स को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में मिनीचर ईस्टर्न घाट्स को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश राज्य आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मानचित्र में ये आंध्र प्रदेश का मानचित्र है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में ये उड़ीसा राज्य स्थित है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ स्थित है और फिर यहाँ पर तेलंगाना स्थित है। ये सभी राज्य आंध्र प्रदेश के उत्तर दिशा में स्थित हैं और आंध्र प्रदेश के पश्चिम और उत्तर में कर्नाटक राज्य स्थित है और ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशा तरफ है कर्नाटक राज्य और जो दक्षिण में है आंध्र प्रदेश के वो तमिलनाडु राज्य है। जो ये आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये विशाखापट्टनम है और विशाखापट्टनम यहाँ पर स्थित है और इसी विशाखापट्टनम का जो घाट है इसे अभी हाल ही में पर्यटन स्थल घोषित किया है। इसकी जो अमरावती है यहाँ पर इसका हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। ये पुद्दुचेरी का यानम जिला है। पुद्दुचेरी के 4 जिले हैं अर्थात पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं। एनम जिला आंध्र प्रदेश में है, दूसरा कराईकल और पुद्दुचेरी जिला ये दोनों जिला तमिलनाडु में है और माहे जिला केरला में है। रिपीट कर लेते हैं। पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं। यनम जिला जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और
पुदुचेरी जिला, ये दोनों तमिलनाडु में है, और माहे जिला जो केरल राज्य में स्थित है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापत्तनम में है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं, और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। जो हाई कोर्ट है ये अमरावती है, और यहाँ की जो भाषा है ये तेलुगु है। जो तेलुगु भाषा है ये क्लासिकल लैंग्वेज है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब ये जो आरबीआई है इसके बारे में अभी समझेंगे। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने अपने जो कस्टमर हैं उनसे केवाईसी का जो प्रोसेस होता है उसको नहीं करवाया था। रिपीट कर लेते हैं। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने अपने कस्टमर से केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको नहीं करवाया था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब जो पेटीएम बैंक है इसके बारे में जान लेते हैं। जो पेटीएम बैंक है इसकी जो स्थापना है 2015 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये जो आरबीआई है, आरबीआई को समझेंगे। जो आरबीआई है तो आरबीआई की स्थापना रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम आया, और फिर इसी अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई। और फिर जब आरबीआई की स्थापना हुई तब आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता था। फिर 1937 ईस्वी में जो आरबीआई का मुख्यालय था वो मुंबई बनाया गया, और वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। इसके बाद में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और तब आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे वो ओसबोर्न स्मिथ बने थे, और आरबीआई के पहले जो भारतीय गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख बने थे। जो आरबीआई है ये 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो करेंसी है या नोट है उसे छाप सकती है। जो 1 रुपये का नोट होता है उसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिस पर जो सिग्नेचर होता है वो वित्त सचिव का होता है। जो आरबीआई है, आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 23 जून तक होता है। जो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं ये 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में इस समय पद पर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।